नमस्कार। मैं सुदर्शन चक्रधारी आज आपके समक्ष एमए सेकेंड सेमेस्टर के छठें प्रश्न पत्र सिक्स्थ पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के कदम्ब राजवंश या कदम्ब डायनेस्टी नामक विषय पर चर्चा करने के लिए, उसके संक्षिप्त इतिहास के विषय में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कदम्ब राजवंश के विषय में यद्यपि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक में जो हमारे पास महत्वपूर्ण स्रोत है वो कावेरी पुराणम के नाम से उपलब्ध होता है। और पुरातात्विक साक्ष्य में यद्यपि उनके आर्किटेक्चर बहुत अच्छे हमें मिलते हैं, और अभिलेखिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण तालकुंड या तालगुंड अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा गुडनापुर अभिलेख, हालसी ताम्रपत्र, वेरूर ताम्रपत्राभिलेख, चंद्रवल्ली अभिलेख आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कदम्ब राजवंश के कदम्ब डायनेस्टी के इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया है, और कम स्रोतों के आधार पर इस संपूर्ण उनके राजवंश को व्यवस्थित क्रम में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम कदम्ब राजवंश की पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखते हैं कि 450 ईस्वी के लगभग कुंतल प्रदेश, आज का जो कर्नाटक में कुंतल प्रदेश में आंध्र शातवाहन शासन कर रहे थे, उनके बाद ये लोग जो है शासन करने के लिए उपस्थित होते हैं। इस वंश के शासक शांतिवर्मन के तालगुंड अभिलेख में लिखा है कि वे मनव्य गोत्र के ब्राह्मण तथा हारिति के पुत्र थे। उनके आवासीय भूमि के समीप एक कदम्ब का वृक्ष स्थित था, जिसे कदम्ब वनवासी नाम से पुकारा जाता था। इसीलिए कदम्ब राजवंश की उत्पत्ति कदम्ब वृक्ष से मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसके सामने आता है कि यद्यपि तो वे ब्राह्मण थे, परंतु शासक बनने के उपरांत अपने को वो क्षत्रिय मानने लगे। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कावेरी पुराणम है, जो इस राजवंश के प्रारंभिक शासकों के नाम त्रिनेत्र, मधुकरेश्वर, मल्लिनाथ, चंद्रवर्मन आदि उल्लिखित कराता है। कदम्ब वंश का वास्तविक संस्थापक संभवतः मयूर शर्मन था, जो चंद्रवर्मन का पुत्र था। इस राजवंश की मुख्य रूप से दो शाखाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं, एक बनवासी के कदम्ब, दूसरा त्रिपर्वत हेल्विड के कदम्ब। और अब हम अगर बनवासी के कदम्ब राजाओं की चर्चा करें, उनकी सूची को देखें तो हमें मुख्य रूप से 9 राजा यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनमें मयूर शर्मन, कंगवर्मन, भगीरथ, रघु, काकुस्थवर्मन, शांतिवर्मन, मृगेशवर्मन, रविवर्मन, हरिवर्मन। और इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बाहुबली शासक के रूप में हमारे सामने ऊपर के 4-5 राजा प्रमुख रूप से आते हैं, जिनमें से मयूर शर्मन इसके संस्थापक के रूप में आता है, और फिर उसके बाद काकुस्थवर्मन को भी इस राजवंश का महत्वपूर्ण राजा हम मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम त्रिपर्वत हेल्विड शाखा के कदम्बों की चर्चा करें तो यहाँ से प्रथम जो शासक है हमारे सामने वो कृष्णवर्मन प्रथम के रूप में उभरता है। और यहीं पर मैं एक बात आपसे और जोड़ता चलूं कि ये जो त्रिपर्वत के हेल्कुट शाखा है, ये मृगेशवर्मन के शासनकाल के समय, जो कदम्बों की सूची का 7वां राजा है मृगेशवर्मन, इसके समय इस नवीन शाखा की उत्पत्ति होती है मृगेशवर्मन के समय, और इस नवीन शाखा के जनक माने जाते हैं कृष्णवर्मन प्रथम। कृष्णवर्मन प्रथम के बाद विष्णुवर्मन, सिंहवर्मन, कृष्णवर्मन द्वितीय, अजयवर्मन, भोगवर्मन आदि महत्वपूर्ण राजा होते हैं। यद्यपि इसके बाद 5 कदम्ब राजाओं की चर्चा और मिलती हैं, लेकिन वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय नहीं थे, या यूं कह सकते हैं कि वे निर्बल शासक के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। अब कदम्ब राजवंश का मैप यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देखिएगा कि कदम्ब राजवंश का मैप दक्षिण में कहाँ पर स्थित है। पल्लव शासकों के बगल में लाल सर्किल में घिरा हुआ ये कदम्ब राजवंश का मैप आप आसानी से देख सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बनवासी के कदम राजाओं की चर्चा करें तो इसमें मयूर शर्मन सबसे प्रमुख राजा होता है। और इसके विषय में एक कहानी मिलती है तालगुण अभिलेख में कि यद्यपि यह संस्थापक तो था ही इसका, लेकिन उसके पहले यह ब्राह्मण धर्म में निष्ठ था। यह ब्राह्मणोचित जितने भी कार्य करता में निपुण था, वो ब्राह्मणों के कार्य को ही बड़ी तन्मयता के साथ किया करता था, जिसके लिए वह विद्या अध्ययन हेतु कांची गया हुआ था। और वहाँ कांची में एक पल्लव शासकों का घुड़सवार सैनिक था, उसके द्वारा ये अपमानित किए जाते हैं, जिसकी शिकायत लेकर ये पल्लव राजा के दरबार में न्याय मांगने पहुंचते हैं, परंतु इन्हें न्याय नहीं मिलता है, जिससे वो क्षुब्ध हो जाते हैं और कांची से कुंतल लौट आते हैं। यहाँ पर लौटने के बाद जब कांची से कुंतल लौटते हैं तो यहाँ पर ये अब अपने ब्राह्मणोचित जितने कार्यों को छोड़ देते हैं और भुज बल के सहारे, अपने बाहुबल के सहारे ये कुंतल में बनवासी को राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है। उसके बाद मयूर शर्मन ने ही संभवतः पहला अभियान पल्लवों के अंतपाल का मतलब होता है सीमा रक्षक, अंतपालों के विरुद्ध चलाया। इसमें उसे बड़ी सफलता मिली तथा वह श्री पर्वत के पठारी जंगली क्षेत्रों को विजित किया और उसके बाद श्री पर्वत क्षेत्र में रहकर उसने एक संगठित सेना का गठन किया, जिसके बल पर पल्लव पोषित बाढ़ आदि अनेक पड़ोसी राज्यों को जीतकर उसने बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। उसके बाद मयूर शर्मन के शक्ति विस्तार को देखते हुए पल्लव शासक बहुत प्रभावित हुए इससे, और पल्लवों ने इससे संधि करने का प्रस्ताव भेजा और संधि प्रस्ताव को मयूर शर्मन ने स्वीकार कर लिया। जब मयूर शर्मन ने संधि प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इसको पल्लवों ने अपने सामंत के रूप में नियुक्त किया और इसके कार्य प्रणाली, इसकी शासन व्यवस्था को देखकर वो इतना प्रभुत हुए, इतना उससे प्रसन्न हुए कि उसे एक राजमुकुट देकर पश्चिमी समुद्र तट से प्रहरा मलप्रभा घाटी जो है तक विस्तृत भूभाग क्षेत्र का शासक बना दिया। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं कॉर्नहॉल, वो लिखते हैं कि पल्लव नरेश ने उसे अपना दंड नायक बनाया था। जो भी हो, मयूर शर्मन अब एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। मयूर शर्मन की उपलब्धियों का काव्यात्मक उल्लेख उसके चंद्रवल्ली अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में उसे पारियात्र, शक स्थान, मौखरी राज्य, पल्लव राज्य, त्रिकूटक एवं आभीरों के विरुद्ध सफलताएं प्राप्त की, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस राजवंश के परवर्ती अभिलेखों में उसे 18 अश्वमेध यज्ञों तथा 144 ग्राम दान करने वाला बताया गया है। उसके शासनकाल की तिथि को 340 ईस्वी से 370 ईस्वी के मध्य बताया गया है। यद्यपि यहाँ 18 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा लगता है कि उसकी प्रशस्ति में या उसकी यशगान में इतना बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। लेकिन इस बात से हम मना नहीं कर सकते हैं या इस बात से हम कतई डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर 18 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है तो कहीं ना कहीं उसने कुछ अश्वमेध यज्ञ अवश्य किए होंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो कंगवर्मन है। यह मयूर शर्मन का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। उसने अपना नाम शर्मन, उसके नाम के आगे जो शर्मन शब्द था उस शर्मन शब्द को हटा दिया, उसके आगे उसने वर्मन लिखना शुरू कर दिया। इस बात से शर्मन से वर्मन लगाना, इस बात से यह निष्कर्ष इतिहासकारों ने लगाया कि संभवतः ये अपने आप को अब ब्राह्मण के स्थान पर क्षत्रिय कहलाना अधिक पसंद करते थे। और चूंकि यह कंगवर्मन बहुत शक्तिशाली शासक था, इसीलिए इसने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में जस्टिफाई कराने का प्रयास किया। उसने पल्लव राजाओं की भांति धर्म महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस उपाधि से पता चलता है कि वह स्वतंत्र शासक बन चुका था। इस घटना की पुष्टि अजंता की गुफा से मिले एक खंडित वाकाटक अभिलेख से होती है। उसने लगभग 370 ईस्वी से 395 ईस्वी तक शासन किया। अब हम इनके आगे के राजा भगीरथ की चर्चा कर लेते हैं। यह भी आप जानते हैं कि सिलसिलेवार चल रहा है, तो यह कंगवर्मन का पुत्र ही था और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह संभवतः वही कुंतलेश्वर रहा होगा जिससे
राजनयिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कर्नाटक भेजा था। कालिदास ने अपने लक्ष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि बाद में कदम्ब शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारगुप्त प्रथम से करके अपनी मैत्री को वैवाहिक संबंधों में परिणित कर दिया था, है ना। तो एक चीज हम देखते हैं कि जितने भी राजा हैं, वो चाहे जिस डायनेस्टी का राजा हो, वो मूल रूप से या तो सैनिक शक्ति के बल पर या राजनयिक संबंधों के बल पर या वैवाहिक संबंधों के बल पर अपने साम्राज्य विस्तार की नींव रखता है। तो उसी में भगीरथ ने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इस जो ये वैवाहिक संबंध हुआ कुमारगुप्त प्रथम से, इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख तालगुंड अभिलेख में मिलता है। उसने लगभग 395 ईस्वी से 420 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब रघु की चर्चा कर लेते हैं कि जो भागीरथ का पुत्र था, ये भी कदम्ब वंश की गद्दी पर आसीन हुआ और अपने जो इसका छोटा भाई है काकुस्थ वर्मन, ये रघु यद्यपि शासक था लेकिन इसकी जो बागडोर है शासन की, वो युवराज के रूप में काकुस्थ वर्मन ही देखा करते थे। और उस समय इन्होंने पल्लवों से कई युद्ध किए और तालगुंड अभिलेख में रघु को एक महान प्रजापालक एवं शत्रुओं का दमन करने वाले शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। उसने लगभग 420 से 430 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद काकुस्थ वर्मन, रघुवर्मन के उपरांत काकुस्थ वर्मन इस वंश की गद्दी पर आसीन होता है और तालगुंड अभिलेख में उसे महान शासक के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है और उसे राजाओं में शूर्य, कदम्ब कुल अलंकार, महान विजेता, यशस्वी प्रजारक्षक तथा उदारमना शासक घोषित किया गया। इस प्रकार कई अलंकारिक भाषाओं से, कई अलंकारिक शब्दों से उसे अभिहित किया गया है, उसके यश कीर्ति का बखान किया गया है, जिसकी जानकारी हमें तालगुंड अभिलेख में मिलती है। उसके बाद हम इसके वैवाहिक संबंधों पर भी अगर बल डालें तो देखते हैं कि अपनी राजनीतिक संबंध को इसने भी मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और इसने कई राजाओं के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसने धर्मराज जैसी उपाधियां धारण की। इसने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया तथा प्राणेश्वर महादेव नामक एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और 430 से 450 ईस्वी तक इसने शासन किया। शांतिवर्मन, काकुस्थ वर्मन के उपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र शांतिवर्मन कदम्ब वंश की गद्दी पर बैठा। उसे कदम्ब कुल द्वितीय सूर्य कहा गया है। उसने पड़ोसी राज्यों के अतिरिक्त संभवतः पल्लव नरेश विष्णुवर्मन के साथ युद्ध किया था। उसने लगभग 450 ईस्वी से 475 ईस्वी तक शासन किया। हम यहाँ पर एक चीज मोटा मोटी देख रहे हैं कि पल्लव, चूंकि पल्लवों के साम्राज्य की सीमा इनके साम्राज्य से जुड़ी हुई है, इसलिए जब भी वर्चस्व की लड़ाई होगी तो दोनों की सीमाएं आपस में टकराएंगी। दोनों की सीमाएं आपस में टकराएंगी तो संघर्ष होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए कदम्बों का पल्लवों के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जो आप लगातार राजाओं के साथ देख रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि दोनों की सीमाएं आपस में टकराती थी। जब आपस में दो राजाओं के या दो किन्हीं व्यक्तियों के हित आपस में टकराएंगे तभी संघर्ष की संभावना होती है, वो चाहे राजनैतिक हो चाहे राजनीतिक हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ भी चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे राजनैतिक हो, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके अगले शासक मृगेश वर्मन के विषय में देख लेते हैं। शांतिवर्मन के उपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र मृगेश वर्मन कदम्ब राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। उसके शासनकाल में कदम्ब राज्य का दक्षिणी हिस्सा विभाजित हो गया, मैंने आपको बताया था पहले ही। और उस समय उस जो त्रिकूट हेल्बिट के कदम्ब हैं उसका नेतृत्व किया कृष्णवर्मन ने। ठीक है, इस प्रकार कदम्ब राजवंश की दूसरी शाखा को स्थापित करने का जो श्रेय है वो कृष्णवर्मन को दिया जाता है। और मृगेश वर्मन एक कुशल, पराक्रमी तथा उदार शासक सिद्ध हुआ। उसने कवियों, कलाकारों, साधु संतों तथा ब्राह्मणों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया। उसने धर्म महाराज उपाधि धारण की थी और लगभग 475 से 490 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, इसके बाद रविवर्मन के विषय में, मृगेश वर्मन के बाद उसका पुत्र रविवर्मन शासक बनता है। वह भी स्वभाव से पराक्रमी और पौरुषपूर्ण होता है। उसने अपने पारंपरिक शत्रु पल्लवों से
युद्ध किया और साथ ही साथ इसके एक नए शत्रु तैयार हो चुके थे कृष्णवर्मन के समय में, क्योंकि यह कदम्ब राजवंश दो भागों में बटा था। तो जो दक्षिणी कदम्ब थे या त्रिपर्वत के कदम्ब थे, ये भी इनके दुश्मन बन गए। इनसे इन्होंने रविवर्मन ने युद्ध किया। उसका जो रविवर्मन के और अभियानों की अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि वह पांड्यों, कोंगवलों, आलुपों के विरुद्ध भी उसने युद्ध किया था। गुडनापुर अभिलेख में इस विजय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसने गंग नरेश हरिवर्मन को भी पराजित किया था। रविवर्मन एक सफल प्रशासक, योद्धा होने के साथ साथ प्रजापालक, दानी तथा साहित्य, कला एवं धर्म का महान संरक्षक था। उसने लगभग 490 से 538 ईस्वी तक शासन किया था रविवर्मन, है ना। इसके रविवर्मन के बाद फिर हरिवर्मन नामक एक शासक बनता है, जो लगभग 538 से 560 ईस्वी तक शासन करता है और वह निर्बल शासक होता है। और उसकी निर्बलता का फायदा बाद में पुलकेशिन प्रथम को मिलता है और वो उसको हराकर वहाँ पर त्रिकूट के कदम्बों को उनके वनवासियों के स्थान पर वहाँ नियुक्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम सेकंड पार्ट में इसके त्रिकूट के राजाओं के विषय में चर्चा करेंगे तथा परवर्ती कदम्बों के विषय में चर्चा करेंगे।